हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, आशा है आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में, यानी बोर का परमाणु मॉडल के बारे में। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि लास्ट में आप बोर्स मॉडल को अपने रूम में एक्सपीरियंस कर पाएंगे एक टेक्निक के थ्रू। तो चलिए बात करते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल से पहले प्रीवियस वीडियोस के बारे में, जहाँ पर हमने बात की थी थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में और फिर बात की थी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। सर जे थॉमसन ने जो अपना मॉडल प्रपोज किया था एटॉमिक मॉडल, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो परमाणु है वो धनावेश का गोला है, यानी एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज हैं वो कहीं कहीं पर धंसे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जिन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। उन्होंने ये बताया कि अपने अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जब देखा कि जे थॉमसन मॉडल पूरी तरह से सही नहीं है, तो उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। उसमें उन्होंने बताया कि परमाणु में जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड ना होकर एक छोटी सी जगह पर कंसंट्रेटेड रहता है, एक छोटी सी जगह में निहित रहता है, और इस स्थान को हम नाम देते हैं नाभिक। तो नाभिक में परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान और पॉजिटिव चार्ज कंटेन्ड होता है। साथ ही रदरफोर्ड ने यह भी कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इस न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड का मॉडल था वो भी पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं रहा। उस मॉडल में दो मेन ड्रॉबैक थे। पहला मेन ड्रॉबैक तो ये था कि इलेक्ट्रॉन अगर अपनी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की तरह से बिहेव करेगा, यानी एक त्वरित आवेश की तरह से व्यवहार करेगा, और वो लगातार विद्युत चुंबकीय विकिरणों को उत्सर्जित करता रहेगा। तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रेडिएट होने की वजह से वो ऊर्जा नष्ट करता रहेगा और अंततः कोलैप्स हो जाएगा नाभिक के अंदर। तो यहाँ पर परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड का मॉडल था वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी असमर्थ रहा था। तो इस तरह से हमने देखा कि जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था उसमें कई ड्रॉबैक्स थे। तो इन्हें रिमूव करने के लिए सन 1913 में डेनिस फिजिसिस्ट यानी डेनमार्क के एक प्रसिद्ध भौतिकविद नील्स बोर ने अपना एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया। तो इस एटॉमिक मॉडल में उन्होंने प्रीवियस एटॉमिक मॉडल की कमियों को सुधारने का प्रयास किया और अपने एटॉमिक मॉडल के कुछ मेन पोस्टुलेट्स दिए। तो आइए देखते हैं कि नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल क्या कहता है। देखिए, रदरफोर्ड ने ये तो कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन एटम्स के चारों ओर कई सारी ऑर्बिट्स हो सकती हैं। अब उन्होंने ऑर्बिट्स, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा या रिवॉल्व करेगा, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा था। तो बोर ने जो अपना फर्स्ट पोस्टुलेट दिया था उसमें उन्होंने यह कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व तो करते हैं, लेकिन केवल कुछ निश्चित अनुमन्य कक्षाओं में ही वो चक्कर लगा सकते हैं, यानी कि फिक्स्ड अलाउड ऑर्बिट्स में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, पहली बात तो बोर ने ये कह दी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स में ही चक्कर लगा सकते हैं। साथ ही इन फिक्स्ड ऑर्बिट यानी फिक्स्ड अलाउड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते समय इलेक्ट्रॉन कोई भी विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित नहीं करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी लूज नहीं करते हैं इन ऑर्बिट्स में घूमते समय। अब इन ऑर्बिट्स की स्पेशलिटी क्या होगी, यानी इन ऑर्बिट का फीचर क्या होगा, इन कक्षाओं की विशेषता क्या होगी। तो बोर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो केवल उन ऑर्बिट्स में चक्कर लगा सकता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो, यानी कि अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। अब यहाँ पर स्मॉल h क्या है ये जान लीजिए पहले। स्मॉल h है आपका प्लांक्स कांस्टेंट, यानी प्लांक नियतांक, जिसकी वैल्यू होती है लगभग 6.67 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो आइए देखते हैं इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो चलिए, इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने वाले हैं अब। तो स्टेटमेंट क्या था कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स, यहाँ लिखा है स्मॉल n इंटू h/2π। तो h/2π को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, एक इंटीजर से, एक पूर्णांक से इसे गुणा कर दिया है। ठीक है, गुणज का मतलब होता है किसी चीज़ को
किसी से गुणा करना, ठीक है। और यहाँ पर जो स्मॉल n है वो मेनली पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। और धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं आपको पता होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा आपने, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद स्मॉल h की वैल्यू की बात करें तो हमने अभी आपको बताया था कि h है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड के इक्विवेलेंट, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा कोणीय संवेग के बारे में डिटेल में। वहाँ पर आपने देखा होगा कि कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम को हम या तो रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल L से या कैपिटल J से, ठीक है। और कैपिटल L और J की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में किनारे लिखा है मैंने ब्लैक पेन से, कैपिटल L यानी कि एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स होता है I ओमेगा, जहाँ पर I होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। अब स्मॉल I की वैल्यू की बात करो तो वो होता है mr², ठीक है। और ओमेगा की बात करें तो ओमेगा आपका जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, आपको एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, v बराबर r ओमेगा, v इक्वल्स r ओमेगा, वहाँ से आप लिख सकते हैं ओमेगा बराबर v/r। तो ये दोनों वैल्यूज़ आप पुट करेंगे तो आपको कैपिटल L यानी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मिलती है mvr। तो देखिए हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं mvr इक्वल्स n इंटू h/2π। तो ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं स्मॉल m क्या है। स्मॉल m होगा उस इलेक्ट्रॉन का मास, v होगा उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, ठीक है। और जो n है वो आपको बताया था मैंने इंटीग्रल मल्टीपल है, यानी कि एक धनात्मक पूर्णांक है। वैसे ये जो स्मॉल n है इसे उस ऑर्बिट का नंबर कहा जाता है, यानी कक्षा की क्रम संख्या कहा जाता है, ठीक है। तो n बराबर 1 यानी प्रथम कक्षा, n बराबर 2 यानी कि द्वितीय कक्षा, और n बराबर 3 यानी तृतीय कक्षा, ऐसे ही आगे की ऑर्बिट्स, ठीक है। तो आपने केमिस्ट्री में ये चीज़ पढ़ी होगी, जो ये n इक्वल्स 1, 2, 3, 4 जो कहा जा रहा है, इसको आप दूसरा नाम भी देते हैं, इसे कहा जाता है मुख्य क्वांटम संख्या, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो बोर के इस दूसरे पोस्टुलेट का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जहाँ पर उनका कोणीय संवेग यानी जहाँ पर mvr की वैल्यू nh/2π के बराबर होगी। चलिए इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए फर्स्ट ऑर्बिट को ले लेते हैं, प्रथम कक्षा। तो प्रथम कक्षा के लिए जैसा मैंने अभी आपको बताया स्मॉल n की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 1, तो n इक्वल्स 1। तो उस समय ये जो इक्वेशन है mvr इक्वल्स nh/2π, ये कितना हो जाएगा, mvr बराबर h/2π। तो फर्स्ट ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन होंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π होगा, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड ऑर्बिट की बात करें तो n इक्वल्स वहाँ के लिए 2 होगा, और फिर से mvr की वैल्यू को आप काउंट करेंगे तो ये निकल के आएगी h/π। तो सेकेंड ऑर्बिट में केवल वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, रिवॉल्व करेंगे जिनका जो है mvr यानी कोणीय संवेग h/π के बराबर होगा। ऐसे ही थर्ड ऑर्बिट में केवल वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर पाएंगे जिनका कोणीय संवेग 3h/2π के इक्विवेलेंट होगा। तो आशा है आपको ये दूसरा पोस्टुलेट भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पोस्टुलेट की। अच्छा, अगर बात की जाए कि रदरफोर्ड के मॉडल का मेन ड्रॉबैक क्या था, तो उनके मॉडल का मेन ड्रॉबैक ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों रिवॉल्व करता जा रहा है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर रेडिएट करता जा रहा है और साथ ही उसकी ऊर्जा नष्ट होती जा रही है, तो वो अंत में नाभिक में गिर जाएगा और एटम का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये उसका मेन ड्रॉबैक था। तो इसको रिमूव करने के लिए जो नील्स बोर थे, उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जब अपनी फिक्स्ड अलाउड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं तब वो कोई भी एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन एनर्जी को तभी एमिट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को केवल वो तभी रेडिएट करते हैं जब वो उच्च ऊर्जा स्तर यानी उच्च ऊर्जा वाली कक्षा से निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में आते हैं। और इसके विपरीत यदि इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा का अवशोषण करते हैं तो वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जा सकते हैं। तो देखिए, यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाली कक्षा, मान लीजिए जो दूसरी ऑर्बिट है n इक्वल्स 2 नाम की ऑर्बिट, जिसकी ऊर्जा को हम ले लेते हैं कैपिटल E2 से, वो अगर निम्न ऊर्जा वाली कक्षा यानी कि जिसकी ऑर्बिट का नंबर हो n इक्वल्स 1 और उस कक्षा की ऊर्जा हो कैपिटल E1, उसमें जाता है, तब ये दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा अंतर के बराबर विकिरण उत्सर्जित करेगा, यानी कि जो रेडिएशन एमिट होगा वो उन दोनों ऑर्बिट की एनर्जी के डिफरेंस के इक्विवेलेंट होगा।
तो अगर एमिटेड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अगर न्यू हो तब E2 माइनस E1 इक्वल्स हम लिख सकते हैं H न्यू। आशा है आपको ये तीनों पॉस्टुलेट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पहला पॉस्टुलेट ये था कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित अनुमन्य कक्षाओं में ही घूम सकते हैं, किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूमेंगे, वो केवल कुछ फिक्स्ड अलाउड ऑर्बिट्स में ही घूमने में कैपेबल होंगे। और दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमेंगे जिनमें उनका एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग NH/2 पाई के बराबर होगा, या फिर कहें तो H/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। और तीसरी बात ये थी कि इलेक्ट्रॉन अपनी फिक्स्ड अलाउड ऑर्बिट्स में घूमते समय कभी भी एनर्जी एमिट नहीं करते हैं, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट नहीं करते हैं। केवल जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं, यानी कि हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट में आते हैं, तभी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करते हैं। तो अब देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा था कि बोर्स एटॉमिक मॉडल को आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे, तो आपको क्या करना है, आपको बोर्स एटॉमिक मॉडल टाइप करना है गूगल पर। और देखिए इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आपको ये 3D मॉडल लिखा हुआ दिख रहा है फ्रॉम सिग्नल गार्डन की तरफ से। यहाँ पर व्यू इन 3D लिखा हुआ आ रहा है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए गूगल आपसे कुछ परमिशंस भी मांग सकता है, वो अलाउ कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको बोर का एटॉमिक मॉडल सामने दिख रहा है इसमें। तो अभी हम इसको अपने स्पेस में यानी कि अपने रूम में देखेंगे। तो व्यू इन योर स्पेस में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप 3 डायमेंशनल एरिया को आप सेलेक्ट कीजिएगा, यानी ऐसी जगह आनी चाहिए जहाँ पर ये 3 डायमेंशनल स्पेस को सेलेक्ट कर पाए। तो ये सेलेक्ट करने को कह रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम 3 डायमेंशनल स्पेस अगर सेलेक्ट करते हैं तो देखिए क्या होता है। यहाँ पर देखिए इसने कर्टेन का एरिया ही सेलेक्ट कर लिया है। तो कर्टेन के एरिया को ही देखते हैं, ये देखिए इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर देखिएगा जो बीच में आपको ब्लू और रेड कलर की बॉल दिख रही है वो है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये है आपका नाभिक और इसके चारों ओर हैं आपकी ऑर्बिट्स, बहुत सारी आपकी सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं। ये ऑर्बिट्स को आपको इस तरह से भी दिखा दे रहा है। तो ऑर्बिट्स इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। ये देखिए ये जो ऑर्बिट्स हैं आपकी सर्कुलर हैं, आपकी कक्षाएं वृत्ताकार कक्षाएं दिख रही होंगी। और इन वृत्ताकार कक्षाओं में ये जो ग्रीन कलर के आपको घूमते हुए दिख रहे हैं ये हैं आपके इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि बोर्स एटॉमिक मॉडल को अगर हम एज्यूम करें तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा। तो देखिए आजकल की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है, आप अपने रूम में इस 3D मॉडल को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो जो ये एक्टिविटी मैंने आपको अभी शेयर की, ये आप अपने रूम में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वहाँ पर आपको और ज़्यादा अच्छे से दिखेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए अब बात कर लिए हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल की। तो क्या इस मॉडल में कोई कमियां नहीं थी? ऐसी बात नहीं है। इस मॉडल में के भी कई सारे ड्रॉबैक्स थे, लिमिटेशंस थी, और वो लिमिटेशंस क्या थी उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला ड्रॉबैक इस मॉडल का ये था कि जो हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने के बारे में, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या जे थॉमसन का मॉडल नहीं कर पाया था, रदरफोर्ड का मॉडल भी नहीं कर पाया था, लेकिन नील्स बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल के जरिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सक्सेसफुली व्याख्या कर ली थी, यानी सफलतापूर्वक उन्होंने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन बोर का एटॉमिक मॉडल केवल हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रम की ही व्याख्या कर पाया। उच्च परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं की स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में यह मॉडल असफल सिद्ध हुआ, यानी कि जो हाइड्रोजन से ज़्यादा परमाणु क्रमांक वाले जो एटम्स थे उनके स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके अलावा बोर का ये मॉडल जो था ये जीमॉन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट यानी जीमॉन प्रभाव और स्टार्क प्रभाव को भी एक्सप्लेन करने में अनसक्सेसफुल रहा, फेल रहा। तो ये जीमॉन इफेक्ट क्या होता है? दरअसल जीमॉन इफेक्ट होता है किसी एटम की स्पेक्ट्रल लाइंस का मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट हो जाना, और स्टार्क इफेक्ट होता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एटम्स की स्पेक्ट्रल लाइंस का स्प्लिट हो जाना। तो ये दोनों ही इफेक्ट बोर के मॉडल के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किए जा सके। इसके अलावा भी बोर के परमाणु मॉडल में और कई सारी कमियां थी, जिसमें से एक मेन और ये थी कि उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, जबकि साइंटिस्ट सोमरफील्ड ने ये कहा था कि जो ऑर्बिट्स होती हैं वो वृत्ताकार न होके एलिप्टिकल होती हैं।
तो कमियां तो इस मॉडल में भी थी, लेकिन बोर्स एटॉमिक मॉडल ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में सफलता पाई थी। तो ये जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है, चाहे कोई भी बात रही हो, ये क्वांटम मैकेनिक्स की एक फाउंडेशन ब्लॉक के रूप में जाना जाता है और प्रसिद्ध है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए।